एसआईआर की जो बहस थी उसमें बुरी तरह से ये पूरी की पूरी लॉबी जो है वो एक्सपोज हो गई। और पिछली बहस में तो काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई कि साहब क्या आप जो है हमारे सामने फर्जी एफिडेविट दे रहे हैं। आप सच्चे लोग जो हैं वो 20 वो भी पकड़ के नहीं ला पाए। अब बंगाल जो है, वहाँ पे मैं बात कर रहा था देवदत्त मांझी जी से। तो देवदत्त मांझी कहते हैं कि देखिए, अगर ये जो डुप्लीकेट है और जो डेड है, इनका नाम भी हट जाए तो भी तृणमूल का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मरे हुए होते हैं और जितने भी ये डुप्लीकेट होते हैं, ये टीएमसी का जो सिस्टम इस तरह का है कि इनके सबके वोट डालवा देते हैं। इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहते कि साहब कि ये जो डेड लोग हैं, जो मरे हुए हैं और जो डुप्लीकेट हैं, इनके भी नाम हटाया जाए। इमिग्रेंट की बात तो फिर उसके बाद आती है। जी। देखिए, बात ये है ना कि संजय जी, इनको शायद गलत फहमी रही है। जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस समय अलग अलग लोगों से, संस्थाओं से करीब 9-10 पीआईएल दाखिल कराई गई थी, क्योंकि जो जमीन पर बैटल हो रही है इस समय, उसमें तो ये जीत नहीं पा रहे हैं। मोदी मोदी जी से या बीजेपी से नहीं जीत पा रहे हैं। इनको लगता था कि कोई एक मुद्दा तो हो, कोई एक पूंछ तो हाथ में आ जाए, जिसको पकड़ करके हम प्रोपेगेंडा करें नेशनली इंटरनेशनली कि साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उस समय आधार को भी लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के इन्होंने पीआईएल दाखिल कराई थी, और वो एक एक करके सारी खारिज हुई थी। 4 जजों ने पहली बार जुडिशरी के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वो क्यों की थी, किसने कराई थी, कौन सी ताकतें थी, वो किसी से अब दबा छिपा नहीं है। ये वही ताकतें थी जो बाद में महाभियोग लेकर के भी आई थी, जो वेंकैया नायडू, चूंकि उस समय चेयर पर थे राज्यसभा में, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, तो वो चीज आगे बढ़ नहीं पाई। तो इन्होंने, चूंकि बहुत लंबे समय से, और ये तो हम भी अपनी डिस्कशन में कई बार अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि भाई हमारी जुडिशियरी आखिर कर क्या रही है, किस तरह की हरकतें हो रही हैं वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद एक बार कहीं कहा था, दोबारा रिपीट भी नहीं किया उस चीज को। उन्होंने कहा था कि जो हमारे एक्चुअल में मूल कार्यक्रम हैं, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, और जितनी भी तरह की इंसर्जेंसी और ये सब है, इसको मिनिमाइज कर देना या खत्म कर देना। जुडिशरी कई बार उसमें अड़ंगेबाजी कर रही है। जो अर्बन नक्सल से उनको राहत देना, माओवादियों को राहत देना, टिप्पणियां करना, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देना। लेकिन इधर हम कुछ देख रहे हैं कि हल्का सा बैलेंस तो जुडिशरी के भीतर देखने को मिल रहा है। और जो ये कांड हुआ है राकेश किशोर वाला, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जुडिशरी को बहुत गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो कभी नहीं हुआ वो हुआ है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हुआ है। वो कह सकते हैं कि मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, आगे बढ़ो, लेकिन पूरे देश ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और ये जुडिशरी को गंभीरता से लेना चाहिए। जो एसआईआर पर अभी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने टिप्पणी की है, और जिस तरीके से प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को फटकार लगा करके छोड़ा है, एक तरीके से मैं कहूंगा। 2020 अगस्त में भी तो एक कांड हुआ था ना, जिसमें अवमानना के केस में 1 रुपए का जुर्माना लगा करके एक हास्यास्पद स्थिति का निर्माण किया था सुप्रीम कोर्ट ने।
बाकी लोगों के लिए कानून कुछ और है। और जो यहाँ इस तरह की पीआईएल दाखिल करके बड़े-बड़े खेल करते हैं, उन पर आप ₹1 का जुर्माना लगा कर के छोड़ देंगे। और उसमें भी नाटक नौटंकी हुई थी। शायद दुष्यंत दवे ने वो ₹1 का सिक्का कैमरों पर प्रशांत भूषण को दिया था कि भाई आपके पास नहीं होगा, चलो मैं आपको देता हूँ, आप इसको जमा करवा देना। तो ये चीजें भाई अल्टीमेटली, और इस मामले में भी केवल फटकार का मामला है क्या ये? अगर झूठा हलफनामा किसी ने दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। इसमें नप जाना चाहिए ऐसा वकील। और ये तो सीनियर मोस्ट वकीलों में से हैं। दुनिया भर की पीआईएल लगाने का शौक है इनको। तो ऐसे लोगों को आप नियंत्रित कैसे करेंगे? ₹1 का जुर्माना करके। लेकिन एक मैसेज तो कम से कम गया है। एक मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसआईआर पर जो नाटक नौटंकी और ड्रामा और ये सब पाखंड चल रहा था, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे खड़े होकर के, बिहार में वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, ये सब कर रहे थे। जमीन पर कहीं उसका रत्ती भर भी असर नहीं था। अगर असर होता तो तेजस्वी को अलग से यात्रा ना निकालनी पड़ती। और उसमें ना उसने एसआईआर का जिक्र किया, ना वोट चोरी का जिक्र किया। तो मुझे लगता ये है कि पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ पाखंड हमने देखा है अब तक, उस तरह का पाखंड तो रिपीट नहीं होगा। जो बाकी की चीजें हैं, उन पर होम मिनिस्ट्री को बहुत बारीक नजर रखने की जरूरत है इस समय, क्योंकि कुछ संदेश और संकेत मिल रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से। वैसा कुछ होता है तो अब केंद्र को नहीं हिचकना चाहिए, जिसके लिए हम लोग भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। उनको अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ वैसी अराजकता की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, संविधान अगर प्रभावित हो रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, 356 इम्पोज करना चाहिए। जी भाऊ, इस सब के बीच में साहब इतनी सारी बातें चल रही हैं और सीजेआई वाला मामला जो है वो बहुत उछला बीच में। सीजेआई वाले मामले में उसको लेके फिर काफ़ी ये भी हुआ कि साहब की आखिरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और उसके बीच में हमने देखा कि साहब की भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्समैन अपॉइंट किए गए। स्पोक्समैन क्या है, एक सलाहकार, मीडिया सलाहकार अपॉइंट किए गए, दिलीप मंडल। उन्होंने सीजेआई के बिहाफ पे और बीजेपी के जितने भी वोटर और ये सब लोग थे जो कि सीजेआई के विरुद्ध बोल रहे थे, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरफ खड़ी है? नहीं, वो एक मैं मानता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी भी एक भंगार की दुकान बनती जा रही। तो भंगार की दुकान क्या होता है? वो कबाड़ वाला आता है, रास्ते पर गली कुचे में मोहल्ले में घूमता है, आपके घर में पुराने बर्तन है या डिब्बे है या सोफा है या कोई अलमारी है वगैरह वगैरह, कचरे के भाव से खरीद लेता है और अपने गोडाउन में डाल के रखता है। हाँ, अगर आप खरीदने के लिए जाओ तो लोग ऊपर भाव बढ़ा के देता है। तो ऐसा बहुत सारा कबाड़ है जो वो लाके रखो, स्टोर रूम में पड़ा रहता है ना, तो बाहर कोई उठा के कहीं ले जाए, उसका इस्तेमाल हो, उससे अच्छा है कि अपने कबाड़ खाने में रख दो। तो महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसा कबाड़ बीजेपी ने इकट्ठा करके रखा है। बहुत सारे चैनल मैनल में काम करने वाले खाली हो गए, चलो आ जाओ यहाँ मीडिया हो, क्या तो मीडिया सेल में काम करो। और मीडिया सेल में आपको अजीब लगेगा, अकेले महाराष्ट्र बीजेपी में कम से कम 40 प्रवक्ता है, वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सब कबाड़ खाना के चीजें बन गई। तो मैं, हाँ, लेकिन मैं उस पर बोलना चाहता हूँ कि वोट चोरी का जो मामला है, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा वगैरह निकाली,
उससे तेजस्वी की लंका जला डाली है। एक बात होती है, हमको कोई जख्म हो जाती है, एक समझ लो आप कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने हमको पीटा है या और किस कारण है एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बार सारा खून निकलता है, जख्म हो जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते जख्म भर जाती है, लेकिन उसका निशान रहता है। और जब ध्यान उस निशान की ओर जाता है ना, तो वो यातनाएं याद आती है। तो बिहार में चोर शब्द का इस्तेमाल करना ही गलत था, क्योंकि आप चोर बोलोगे तो लोगों को चोर का मतलब वोट चोर नहीं, चारा चोर याद आ जाए। आपको याद होगा, अगर आप याद करें 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद जेल में थे और तेजस्वी ने अकेले ने चुनाव हैंडल किया था, और पोस्टर वगैरह में अगर शायद था ही नहीं, लेकिन होगा तो लालू का बिल्कुल छोटा फोटो लगाते थे। तो चारा चोर की जो इमेज थी वो साफ करने के लिए 5 साल पहले के चुनाव के प्रचार में काम हुआ था। तो ये वोट चोरी मामले ने चारा चोरी को उजागर कर दिया। वो जो जख्म थे उसकी यातनाएं यादें जो है वो तरोताजा कर दी, एकदम फ्रेश कर दी। आप देखिए अलग अलग वीडियो जो गांव मोहल्ले में जाकर यूट्यूबर्स बना रहे, उसमें वहां के लोग जो है, बच्चियां हैं, लड़के हैं, स्कूल गांव के खेती में काम करने वाले लोग हैं, वो साफ साफ चारा चोरी का आरोप लेके आते हैं वापस। अब 20 साल बाद, 20 साल नीतीश के है तो जंगल राज, चारा चोरी, ये मामले 20 साल पुराने हैं। अब देखिए 20-22 साल का बच्चा अगर चारा चोरी पर बोलता है तो उसको उसका अनुभव नहीं है, उसके बाप को, उसके माँ को, मौसी को, मामा को अनुभव होगा, लेकिन आज 22-25 साल का है, उसके लिए चारा चोरी, जंगल राज का अनुभव नहीं है। कम से कम 30-35 साल का होगा, उसको लालू का जंगल राज मालूम है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी, चोर शब्द का इस्तेमाल किया, और फिर वो जख्म का जो निशान था, उसकी यातनाएं थी, उसकी जो पीड़ा थी वो उभर कर सामने आने लगी। तो लोग, बच्चे जो है वो पूछेंगे किसी को घर में कि ये लालू का राज कैसा था, हमने तो नहीं देखा 20 साल नीतीश है। तो लोगों ने, बताने वाले भी लोग जिंदा है ना, इतनी भी पूरी 100-150 साल पुरानी बात तो है नहीं। तो एक तरीके से राहुल ने तेजस्वी को डुबा दिया है, और इसलिए जो ओमकार जी बोल रहे हैं कि इसलिए वो यात्रा खत्म होने के बाद तेजस्वी को अलग से ही यात्रा निकालनी पड़ी, जिसमें चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। चोर शब्द जो है बिहार में वो सीधा लालू को जाके टपकता है। बहुत सारे लोगों के रिएक्शन मैंने देखे, हाँ 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 हाँ, हर घर में ये तो नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी के बदले जो बची कुची जमीन है वो भी उल्टी कब्जा कर लेंगे। ये रिएक्शन है, देखो वो कॉमन मैन कैसे थिंकिंग करता है, उसका ये सबूत है। बोलते हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, हर एक को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के बदले उसके बाप की, माँ की विरासत की जो जमीन है वो अपने नाम पर कर लेंगे। तो जो जिस ढंग से ये नया वोटर रिएक्ट हो रहा है, उसमें घी या तेल डालने का काम राहुल गांधी ने कर दिया चोर शब्द के इस्तेमाल से। वो भले बोले वोट चोर, लेकिन लोगों ने सुना चारा चोर। तो ये छोटी सी गलती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भारी परिणाम आशुतोष वगैरह पुण्य प्रसून हमको 14 तारीख के बाद बताएंगे कि नहीं नहीं नहीं, वोट चोरी बोलना उस समय गलत था। बीजेपी ने उसका कैपिटल कर लिया। ये कौन बोलेगा? ये सब सत्य हिंदी वाले बोलेंगे कि वोट चोरी पर चोर शब्द इस्तेमाल करना गलत था, उससे चारा चोरी की यादें उजागर हो गई। ऐसा एनालिसिस 14 नवंबर के बाद सुनो आप। जी,
ओंकार जी, तो भाऊ ने जो बात कही उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा दिलीप मंडल के बारे में भी बात कीजिएगा। देखिए, भाऊ की बात पर तो क्या टिप्पणी की जाए, पर मैं भाऊ से इसलिए भी इंस्पायर होता हूं कि जिन चैनलों को देखने की मैं हिम्मत नहीं करता, भाऊ वो चैनल भी देख लेते हैं। अरे मैं गंभीर चिंतन करता रहता हूँ तो मुझे भी रिलीफ चाहिए ना। जहां दिमाग ना लगे ऐसी चीजें देखनी पड़ती है। अब मैं मुंबई में अकेला हूँ, मेरी नातिन वहां दिल्ली में है, तो मेरे एंटरटेन कौन करेगा? तो पुण्य पशु ने, वानखेड़े है, सत्या हिंदी है, ये मेरे लिए बच्चे हैं ना, जिनके साथ मैं बुढ़ा बनकर खेल सकता हूँ। और देखो इनकी पिटाई कब से हो रही है, सारे चैनलों की, सारे लफंडरों की, और इतने बेशर्म हैं ये। खैर, जिसके लिए ये बैटिंग करते हैं वो भी कम बेशर्म नहीं है भाई। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार करके, 3-3 लोकसभा चुनाव हार करके, फिर भी आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आकर के बातें करते हैं, और सदन में भी किस एरोगेंस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप बिहेव करते हैं। लेकिन वो है कहाँ साहब? ये भी एक खोज का विषय है। हो सकता है किसी तीसरे देश की यात्रा पर निकल गए हों, क्योंकि इधर मीडिया में तो नहीं आ रहे, ट्वीट वगैरह तो भी नहीं शायद आ रहे। बिलावल के साथ कहीं गायब हो गए। बिलावल भुट्टो के साथ। आजकल बिलावल भी नहीं दिखाई दे रहा है।